पुलवामा पे हुआ, पर मैंने उसको उतनी मैं समझा कि कुछ करेंगे उसमें। पुलवामा का मैं बताता हूँ आपको, बहुत ज़रूरी है। पुलवामा में जब ये घटना हुई तो मैंने इन्हें ढूंढा, मेरी ड्यूटी थी पीएम को बताना। तो ये कहीं शूटिंग करा रहे थे अपनी नेशनल कॉर्बेट पार्क में। करेक्ट। तो ये देर से बाहर आए और इन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, क्या हुआ सतपाल भाई? मैं कहा साहब हमारे 40 लोग शहीद हो गए और हमारी गलती से हुए हैं, इस पे हुआ झगड़ा। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ऑलरेडी कि हमारी सारा चुनाव पुलवामा पे लड़े के वोट देने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। और वो आज तक इन्होंने उनको याद नहीं किया, कुछ नहीं किया उसमें, न जांच किए। उसमें क्या था कपिल साहब के सीआरपीएफ ने लिखा था होम मिनिस्ट्री को कि हमको 5। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है सीबीआई। ओके, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा या पढ़ा होगा कि सीबीआई की रेड किसी नेताओं के घरों में पड़ती है तो नेता अपना दल बदलकर किसी दूसरे दल में शामिल होता है। यह अक्सर हमारे देश में होता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। जिसके पास काला धन होता है उनके घर में सीबीआई की रेड पड़ती है, और अक्सर रेड उन नेताओं के घर में पड़ती है जो भ्रष्ट होते हैं। आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन सा नेता कितना भ्रष्ट है और किन नेताओं ने भ्रष्ट के चलते सीबीआई के डर से अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन की है। ओके विद दिस, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि सीबीआई की स्थापना कैसे होती है, सीबीआई का गठन कैसे होता है और सीबीआई में कितने अधिकारी होते हैं, सीबीआई अपना काम सरकार के माध्यम से कैसा करता है। ये पूरा आज की क्लास में हम जानेंगे। दोस्तों सीबीआई के बारे में पूरा जानने से पहले मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि हाल ही में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के परिसरों में, उनके घरों में छापे की है। सत्यपाल मलिक के ऊपर आरोप है कि सत्यपाल मलिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में शामिल है जो जम्मू कश्मीर में बना था, और उसी के साथ साथ बिजली परियोजना में भी उनका नाम शामिल है। तो हो सकता है वो इन परियोजना में शामिल हो या नहीं हो, ये तो सीबीआई की जांच पता चलेगी। जिस दिन सीबीआई की जांच सत्यपाल मलिक के घरों में, परिसरों में पहुंची, उसी दिन, उससे पहले भी सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे के सिवाय कुछ नहीं है। सीबीआई आए, जांच करे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करे। ओके विद दिस, तो ये सब एक मोह माया है सत्यपाल मलिक के घर में सीबीआई के छापे मारने का। असली कहानी कुछ और ही है, मैं आपको बताने वाला हूं असली कहानी क्या है। ओके विद दिस, तो हम जानेंगे कि सत्यपाल मलिक, ठीक है, सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ओके विद दिस, सत्यपाल मलिक का कार्यकाल चालू होता है 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक। ओके विद दिस, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल उस समय भी मौजूद थे जिस दिन 14 फरवरी 2019 को भारत के जम्मू कश्मीर में पुलवामा में एक आतंकी अटैक हुआ था। ओके विद दिस, पुलवामा में आतंकी अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 वीर जवान शहीद हुए थे। तो सत्यपाल मलिक जानते हैं कि पुलवामा अटैक किसने करवाया और इसके पीछे किसका हाथ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 14 फरवरी 2019 को ये अटैक हुआ था, और इसके कुछ महीने बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव था, और कैसे हमारे देश के नेताओं ने इस पुलवामा में शहीद हुए जवानों के ऊपर अपने वोट मांगे थे। ओके विद दिस, तो अभी 2024 में, ठीक है, तो अब 2024 में फिर से भारत में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और हमारे नेताओं को एक ना एक मुद्दा चाहिए जो चुनाव जीत सके। इस बार हमारे देश के नेताओं का मुद्दा है राम मंदिर, गरीबी, ठीक है, गरीबी, महिला और युवाओं, ठीक है, युवाओं को आगे किया है ताकि अच्छे से वोट मिल सके। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि पुलवामा अटैक जो 14 फरवरी 2019 में हुआ एक सोची समझी साजिश थी। ठीक है, आप इस क्लिप को देखिए, आपको सत्यपाल मलिक की आवाज सुनाई देगी, वो क्या कहना चाहते हैं और किसको कह रहे हैं।
आप सुनिए इस वीडियो को। पुलवामा पे हुआ, पर मैंने उसको उतनी मैं समझा कि ये कुछ करेंगे उसमें। पुलवामा का मैं बताता हूँ आपको, बहुत ज़रूरी है। पुलवामा में जब ये घटना हुई तो मैंने इन्हें ढूंढा, मेरी ड्यूटी 30 PM को बताना, तो ये कहीं शूटिंग करा रहे थे अपनी नेशनल कॉर्बेट पार्क में। हाँ करेक्ट। तो ये देर से बाहर आए और इन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, क्या हुआ सतपाल भाई? मैं कहा साहब हमारे 40 लोग शहीद हो गए और हमारी गलती से हुए हैं, इस पे हुआ झगड़ा। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ऑलरेडी, ये हमारी गलती से हुआ। इन्होंने कहा कि डोवल साहब ने कहा? नहीं बताता हूँ, इन्होंने कहा। फिर 1 घंटे बाद डोवल का फोन आया, डोवल ने कहा सतपाल भाई क्या? मैं कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो हमारी गलती से। अरे नहीं बोलना नहीं है, चुप रहना है। मैं ये समझा कि ये कोई जांच वाँच करेंगे, वो मेरे असर नहीं होना चाहिए मेरे कहने से, लेकिन इन्होंने तो उसको अगले दिन से ही पॉलिटिकल कर दिया कि, और उसी पे चुनाव लड़े। फिर सारा चुनाव पुलवामा पे लड़े कि वोट देने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना, और वो आज तक इन्होंने उनको याद नहीं किया, कुछ नहीं किया उसमें, न जांच किए। उसमें क्या था कपिल साहब के CRPF ने लिखा था होम मिनिस्ट्री को कि हमको 5 एयरक्राफ्ट दे दें आप, क्योंकि हम सड़क से इतनी नफरी लेके नहीं जाना चाहते। 4 महीने तक उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग रही होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्ट्री ने 4 महीने बाद मना कर दिया। क्यों? पता नहीं, अगर वो मुझसे मांग लेते मैं तो इमीडिएटली दे देता। मैं तो जब लड़के फंस जाते थे कश्मीर के जम्मू में बर्फबारी की वजह से, उनको प्लेन से फेरी कराता था वो। लेकिन ये तो हमेशा होता रहा है कि होता है। तो आपको इस क्लिप के माध्यम से समझ में आया होगा कि सत्यपाल मलिक किसको टारगेट कर रहे हैं और किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पुलवामा जो अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसके पीछे किसका हाथ है, और किस तरह इन लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। तो इसी के चलते सरकार ने CBI के द्वारा सत्यपाल मलिक को टारगेट किया है। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सत्यपाल मलिक एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति है, जिनको दबाया गया था, जिन्हें 2019 के पुलवामा अटैक के बारे में चुप रहने को कहा गया था, जिसकी वजह से आज हमारा देश और आज हमारे देश ने अपने 40 वीर जवान खो दिए हैं। किसके लिए? नेताओं के लिए, इन नेताओं इन भ्रष्ट नेताओं के लिए। और इन्हीं नेताओं ने इन 40 जवानों के ऊपर अपने वोट बरसाए हैं। इन 40 जवान जो शहीद हुए, नेताओं को कोई मतलब नहीं। उनको पता है कि जवान होते ही शहीद होने के लिए है, लेकिन यही नेता किसी जवान के घर जाकर उनका हालचाल नहीं पूछ सकते। वीर जवान क्या होते हैं? कभी इन नेताओं के घर का कोई भी एक सदस्य बॉर्डर पर जाकर दिखाए और शहीद होकर दिखाए, तभी उन्हें इन जवानों की शहादत का, शहीदों का मतलब पता चलेगा कि जवान आखिर क्या होते हैं। तो जो पुलवामा अटैक हुआ उसके पीछे किसका हाथ है, ये सत्यपाल मलिक ने पूरी दुनिया के सामने रखा है। तब जब पुलवामा अटैक हुआ तब CBI की जांच होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड कौन है, किसके विरोध में, किसके सपोर्ट से पुलवामा अटैक हुआ था, इसकी CBI ने जांच की है या नहीं की है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप देश की आवाज हो, आप देश की जनता हो, आपको सोना नहीं है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। हो सकता है 2024 के बाद आपको हमेशा के लिए सोना पड़े, क्योंकि जब देश की तानाशाह सरकार आएगी, जब आप देश की तानाशाही सरकार को सपोर्ट करोगे, उसको फिर से जिताओगे, तब आपका ये आखिरी वोटिंग हो सकता है। क्योंकि देश में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। अभी जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था, उसमें आपने देखा ही होगा कि कैसे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। वो तो सिर्फ एक चुनाव था, अभी लोकसभा का चुनाव आगे है। तभी आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है। जब देश में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही का राज्य चालू होगा, तब आप ना ही अपनी बात रख सकोगे, ना ही अपनी आवाज से बात कर सकोगे, और ना ही कहीं भी अपना मत यानी वोट दे सकोगे। यही तानाशाही आपको 2024 के बाद दिखाई देने वाली है। तो आप सोच समझकर सत्यपाल मलिक जो देश के लिए आवाज उठाते हैं, आज उनके घर CBI भेजी जा रही है, ताकि सत्यपाल मलिक जी को परेशान किया जा सके कि आप खामोश रहिए, आपको कोई आवश्यकता नहीं है बोलने की पुलवामा हमले के बारे में।
ओके विद दिस, सत्यपाल मलिक ने अपने एक्स पर लिखा है कि मैंने, यानी सत्यपाल मलिक ने जो भ्रष्ट नेता है उनके खिलाफ जांच करने को कहा, लेकिन सरकार उनके खिलाफ जांच नहीं कर रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि सत्यपाल मलिक की बात कैसे टाली जा रही है, क्योंकि वो एक्स गवर्नर है, ठीक है, पूर्व गवर्नर है। तो आप इनकी बात समझनी चाहिए ना, तो सरकार को इनकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन नहीं मान रहे। तो सीबीआई एक तरफ है, हम एक तरफ है, और हमारा देश एक तरफ है। तो जानेंगे सीबीआई की स्थापना के बारे में, उसके संगठन के बारे में, उसके कार्य के बारे में। ओके विद दिस, तो जानते स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा हुई है। ओके विद दिस, बाद में ये कार्मिक मंत्रालय में इसे स्थानांतरित किया गया। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा सर्वप्रथम संस्थान आयोग ने किया, जो 1962-64 में बना था। ओके विद दिस, सीबीआई के आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी, ठीक है। और सीबीआई हमेशा निष्पक्षता से कार्य करती है, ईमानदारी से कार्य करती है। सीबीआई को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता, वो हमेशा निष्पक्ष रहती है। किसी भी पक्ष का नेता रहे, उसके घर में वो रेड डालती है और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती है। ओके विद दिस, इसका उद्देश्य है संविधान एवं देश के कानून की रक्षा करना। ओके विद दिस, सीबीआई केंद्र सरकार की एक मुख्य अनुसंधान एजेंसी है, जो केंद्र सरकार बोलेगी वही सीबीआई कार्य करेगी। यदि अब देखो, सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर कार्य करती है। जब केंद्र सरकार बोलती है कि आप अरविंद केजरीवाल के घर रेड डालो, डालने जाएंगी। केंद्र सरकार बोलेगी सीबीआई को आप राहुल गांधी के घर रेड डालो, डालेगी। केंद्र सरकार बोलेगी सीबीआई को आप ममता बनर्जी के ऊपर डालो, डालेगी। लेकिन केंद्र सरकार कभी बोली है कि आप हमारे भी कुछ नेताओं के ऊपर रेड डालो, कभी बोलती है? नहीं बोलेगी, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर कार्य करती है। ओके विद दिस, जहां केंद्र सरकार है वहां सीबीआई है। सीबीआई और ईडी, आपको ईडी के बारे में पता होगा, नहीं पता तो मैं अगली वीडियो में ईडी के बारे में भी बताऊंगा कि ईडी कैसे कार्य करती है और किसके द्वारा कार्य करती है और किसके मर्जी से रेड डालती है, वो भी बताऊंगा। तो ये है सीबीआई के कुछ संगठन है, ठीक है, सीबीआई के कुछ संगठन है, ये आपको जानना है, और इसी हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं। जैसा पहला है भ्रष्टाचार निरोध शाखा, ठीक है, इसमें एक ब्रांच है भ्रष्टाचार, जहां भ्रष्टाचार के विरोध में कार्य करती है, ठीक है। आर्थिक अपराध हुआ, उसके ऊपर उसकी एक शाखा है। तीसरा है विशेष अपराध, जैसे किसी का मर्डर हुआ है, किसी फॉरेंसिक जांच करवानी है, किसी का बलात्कार हुआ है, इसके ऊपर सीबीआई की जांच बैठती है और सीबीआई अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रोवाइड करती है। ओके विद दिस, चौथा है नीतिगत पुलिस शाखा, इसमें भी होता है। पांचवा है प्रशासनिक शाखा, प्रशासन में जो कुछ हुआ, जैसे प्रशासनिक अधिकारी की जांच करवाना है ना, कोई भ्रष्ट अधिकारी निकले। अभी हमारे देश में जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं वो भी भ्रष्ट हो चुके हैं, उनकी भी जांच सीबीआई करती है। ओके, छठवा है अभियोग निर्देशालय, सातवां है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, ये भी एक सीबीआई की शाखा है। इसमें भी बड़े बड़े ऑफिसर काम करते हैं और सरकार की मदद करने में आसान हो जाता है। ओके विद दिस, तो अब जानेंगे सीबीआई का संगठन। सीबीआई के संगठन में कौन मुख्य निर्देशालय रहता है, इसमें कितने ऑफिसर होते हैं और ये ऑफिसर कैसे चुने जाते हैं, ये भी जानेंगे। तो अब जानेंगे सीबीआई के गठन के बारे में। निर्देशक जो होता है वो सीबीआई का प्रमुख होता है, ठीक है। सीबीआई को पुलिस महानिरीक्षक के रूप में जाना जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके विद दिस, इसके सहयोग के लिए विशेष निर्देशक होता है, संयुक्त निर्देशक होता है, उप महानिरीक्षक होता है,
पुलिस अधीक्षक होता है वह पुलिस कर्मियों के अन्य रैंक के अधिकारी होते हैं। ओके, ये सभी अधिकारी आईपीएस रैंक के होते हैं, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विसेज रैंक के होते हैं। इसमें कुल 5000 कार्मिक होते हैं, कार्य करने वाले 5000, है ना, आपने कभी सुना होगा, प्रत्येक स्टेट में होते हैं। ओके, दिस 5000। इसमें लगभग 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं इसमें, फॉरेंसिक। 250 विधि अधिकारी होते हैं जिन्हें लॉ का विशेष ज्ञान होता है, ये भी होते हैं और इनके कार्य भी होते हैं। ओके विद दिस, अब जानेंगे सीबीआई का कार्य क्या करता है। सीबीआई कार्य क्या करता है, ठीक है, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, केंद्र सरकार के कर्मियों की विशेष जांच करता है, ठीक है, हत्या का अपराध रहे, अपहरण जैसे गंभीर अपराध की जांच करता है, राजकोषीय तथा आर्थिक मामलों की जांच करता है। ये सरकार के अंदर कार्य करता है। सरकार जो आदेश देगी उसके साथ सीबीआई कार्य करता है। आपने ऐसे सीबीआई के विशेष मामले सुने होंगे, देखे होंगे कि कैसे सीबीआई किस तरह से लोगों की जांच एजेंसी करती है। जब किसी गंभीर अपराध है उसकी विशेष जांच एजेंसी करेगी, सरकार को उसकी रिपोर्ट देगी, फिर सरकार उस रिपोर्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में उसकी पेशी करेगी और सर्वोच्च न्यायालय अपनी विशेष बैठक के साथ इसके ऊपर अपना निर्णय देता है। ओके विद दिस, तो सीबीआई एक इंटरपोल एजेंसी है। इंटरपोल एजेंसी, इसका मतलब होता है देश के अंदर चल रहे विशेष आपराधिक, फॉरेंसिक, इनकी जानकारी रखते हुए कार्य करना। सो दोस्तों, आई होप कि आपको सीबीआई के बारे में पता चला होगा, सीबीआई कैसे कार्य करता है, सीबीआई का गठन कैसे होता है और सीबीआई किसके द्वारा कार्य करता है और सीबीआई हमेशा किसके ऊपर रेड डालती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।